वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम के लास्ट लेक्चर के अंदर केमिकल पोटेंशियल गिव्स फ्री एनर्जी और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि क्लैसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन क्या होती है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। आज के हम अपने लेक्चर के अंदर थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम करेंगे, उसके बाद देखेंगे वेंट ऑफ आइसोथर्म एंड वेंट ऑफ आइसोकोर क्या होती है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो सबसे पहले हमारे पास है थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए हमें लोगों को क्या है, सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लेट बी द लेट, हमने एक रिएक्शन मानी जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन और ये केमिकल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। बी द रिएक्शन इन केमिकल इक्विलिब्रियम। Let here mu A, mu B, mu C and mu D be the chemical potential of component बोल दो या species बोल दो of components A, B, C and। तो बच्चे हम लोगों ने यहां पर केमिकल पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया था ऑलरेडी। तो हम बोलते थे कि अगर हमारे पास G गिव्स फ्री एनर्जी थी, गिव्स टोटल गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, और अगर मैं इसको टोटल को मैं टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दूं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो यहां पर जो पर मोल गिव्स फ्री एनर्जी आएगी उसको क्या बोलूंगा, ये क्या होता है म्यू। म्यू इज गिव्स फ्री एनर्जी, दिस इज गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ, ये पर मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, पर मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कि जो एक मोल सब्सटेंस के पास जो फ्री एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलते थे, केमिकल पोटेंशियल। लेकिन एक दिक्कत है बच्चे यहाँ पे क्या, कि अगर इस सब्सटेंस के अंदर मान लिया कि मेरे पास ये 1 मोल ऑफ कंपाउंड या सब्सटेंस लिया, इसके अंदर 3 कंपोनेंट है ए, बी और सी, तो हम केमिकल जो ये बोला केमिकल पोटेंशियल ऑफ एनी कंपोनेंट, अब इसका कंस्टिट्यूएंट हो गई ये एबीसी के, इसके कंस्टिट्यूएंट्स थे, कंस्टिट्यूएंट जिससे ये सब्सटेंस या कंपाउंड बना, तो हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल पोटेंशियल ऑफ एनी कंस्टिट्यूएंट इन एनी मिक्सचर is its contribution to the free energy, gives free energy per mole of substance, gives free energy per mole of substance। देखो क्या बोल दिया था बच्चे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसने बोला कि अगर इसमें एबीसी की केमिकल पोटेंशियल की बात करूं तो कह रहा है कि जो म्यू ए क्या होगा, तो कह रहा है कि इसका कंट्रीब्यूशन किसमें, गिव्स फ्री एनर्जी, जो ये गिव्स फ्री एनर्जी निकली है पर मोल के अंदर, तो कह रहा है कि इसके अंदर ये इसने टोटल कितना कंट्रीब्यूशन दिया, उसी को मैं क्या बोलूंगा, केमिकल पोटेंशियल ऑफ एनी सब्सटेंस। क्यों, अब ये 1 मोल के अंदर जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसकी बात कर रहा है। अब टोटल तो हमारे पास क्या होगा, टोटल क्या होगा, म्यू ए प्लस म्यू बी प्लस म्यू सी, ये पर मोल के अंदर, यानी कि पर मोल के अंदर 1 मोल के अंदर, ये भी क्या कर रहा है 1 मोल के अंदर, ये क्या उसका 1 मोल के अंदर। तो यहां पर टोटल अगर मैं जी को बोल दी ये पर मोल, यानी कि 1 मोल की फ्री एनर्जी ऐसी,
अगर मैं टोटल बोल देता, टोटल जी टोटल, कि मेरे पास टोटल कितनी आती है, तो क्या करेंगे, इस म्यू ए के अंदर, एक मोल के अंदर कर रहा है, मान लिया कि 10 मोल होते हैं मेरे पास इसके, तो इसके अंदर तो 10 मोल के लिए तो मैं इसको क्या कर देता, एन ए से मल्टीप्लाई, इसके 5 मोल होते तो टोटल के लिए तो इसका भी कंट्रीब्यूशन आएगा, तो हम क्या कर देते थे, एन बी इंटू म्यू बी प्लस इसके जितने मोल्स होंगे 5, 10, 15 जितने भी, एन सी इंटू म्यू सी। तो टोटल गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है ऑलवेज, कि एक सब्सटेंस का केमिकल पोटेंशियल उसके नंबर ऑफ मोल्स, तो ये उसके टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा उसका किसी भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का या कंस्टिट्यूएंट हमने बोला है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा किसके अंदर, उसकी गिव्स फ्री एनर्जी के अंदर, गिव्स फ्री एनर्जी, टोटल गिव्स फ्री एनर्जी के अंदर। ऐसे ही दूसरे का और तीसरे का, जब तीनों का सम कर देंगे जितने भी कंपोनेंट, तो हमें टोटल क्या मिलेगी, गिव्स फ्री एनर्जी। लेकिन एक मोल के अंदर जो वो कंट्रीब्यूशन देता है उसको मैं क्या बोलता हूं, केमिकल पोटेंशियल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो ये हमने रिवाइज किया। ऐसे एक और चीज बच्चे थे कि देखो, अगर हम कोई रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम में थी, ए इक्विलिब्रियम में था, तो हम बोलते हैं कि एट इक्विलिब्रियम, जो एट इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं, जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होता है वो क्या होता है, जीरो होता था। क्यों, क्योंकि ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, कैसी, स्पॉन्टेनियस, तो ऑलवेज डेल्टा जी कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि स्पॉन्टेनियस में ऑलवेज क्या होगा, शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता था, जिसकी वजह से हम जिसको डेल्टा जी माइनस नेगेटिव दिखाते थे। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, तो डेल्टा जी कैसा होता था, पॉजिटिव। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो डेल्टा जी को क्या लिखते थे, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी कैसा होगा, ऑलवेज जीरो होगा। तो ये ऐसा है। तो अब हम देखेंगे क्या, हम लोगों ने दो चीज देखी थी कि हमने अब यहाँ रिवाइज किया कि म्यू क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल जो हमने लिखा है, ये क्यों, क्योंकि अगर मैं इसका टोटल गिव्स फ्री एनर्जी लिखना चाहूंगा तो मेरे को इन सभी का क्या करना पड़ेगा, सम, लाइक ये टोटल के लिए क्या होगा। और सेकंड कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे जो केमिकल ये गिव्स फ्री एनर्जी चेंज बोलूं किसी भी केमिकल रिएक्शन का एट इक्विलिब्रियम, वो क्या होगा, जीरो। तो इसी को हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमने बोल दिया कि म्यू ए म्यू बी ये क्या था, इसका केमिकल पोटेंशियल था, एंड ए बी सी एंड डी बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी सी एंड डी। हमने क्या लिखा है, कंपोनेंट लिखे, तो कंपोनेंट लिखेंगे। अब ये क्या लिख देंगे, ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट ही लिखा है। अब क्या लिख सकते हैं, तो इसकी वजह से अब क्या होगा, जो टोटल गिव्स फ्री एनर्जी चेंज आएगा, यानी कि टोटल फ्री, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टोटल फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्टेंट, टोटल फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्टेंट, कि टोटल फ्री एनर्जी चेंज कितना होगा रिएक्टेंट का, कितना, हमने क्या लिखा है, दिस इज इक्वल्स टू म्यू ए इंटू एन ए। अब ये नंबर ऑफ मोल्स बोला तो हमने क्या बोला, इसके नंबर ऑफ मोल्स ये कितने थे, ए थे, तो अब यहाँ पे इसको हम एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इसके अंदर टोटल कितना है, या एन लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब तो इसको हम डायरेक्ट ही क्या लिख देंगे, ए इंटू म्यू ए इंटू म्यू ए प्लस बी इंटू म्यू बी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट है, उसमें हमने एन से रिप्रेजेंट किया हुआ था कितने उसके अंदर होंगे, तो यहाँ पर हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ए बी सी डी, तो ये हो गया। ऐसे ही क्या होगा, टोटल फ्री एनर्जी चेंज ऑफ प्रोडक्ट, टोटल फ्री एनर्जी चेंज ऑफ प्रोडक्ट, टोटल फ्री एनर्जी कितना हो जाएगा, सी इंटू म्यू सी प्लस डी इंटू म्यू डी। ये हो गया बच्चे। अब यहां पर हमें क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज क्या, डेल्टा जी लिखते थे, दिस इज इक्वल टू समेशन ऐसा जी प्रोडक्ट माइनस समेशन जी रिएक्टेंट। जी क्या था यहां पे, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, कि ये हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा समेशन ऑफ जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट। लेकिन बच्चे याद रखना कि जो हमने लिखा था उस टाइम पे, तो इसको हम ऐसा लिखा था, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी इक्वल्स टू समेशन, तो डेल्टा जी लिख दिया हम लोगों ने प्रोडक्ट माइनस समेशन डेल्टा जी रिएक्टेंट,
ऐसा लिखा था हम लोगों ने जी की जगह पे, तो ये कोई गलत नहीं था। यहां पर जब मैंने डेल्टा जी लिखा था तो वहां पे उसका लिख दिया था फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। वो अलग अलग चीज नहीं, सेम ही। या तो आप गिव्स फ्री एनर्जी चेंज लिखोगे ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, और यहां पे लिख सकते हो फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर यहां पे अगर वैल्यू पुट अप करें तो मेरे पास डेल्टा जी प्रोडक्ट किसके इक्वल है, यहां पर डायरेक्ट ये वैल्यू है, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ प्रोडक्ट ये, रिएक्टेंट की वैल्यू ये, तो डेल्टा जी क्या लिखेंगे, देयरफॉर डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या, वैल्यू पुट अप करें तो क्या आ जाएगा, सी म्यू सी प्लस डी म्यू डी माइनस ए म्यू ए माइनस प्लस बी म्यू बी। ये हो गया हमारे पास यहां पे। अब यहां पर एक चीज पता है बच्चे, क्या, एट इक्विलिब्रियम वी नो, एट इक्विलिब्रियम क्या, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहां पे पुट अप कर दूं, वी नो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल्स टू 0, देयरफॉर सी म्यू सी प्लस डी म्यू डी माइनस ए म्यू ए माइनस बी म्यू बी इक्वल्स टू 0 पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा जी क्या हो गया 0। तो इसको माइनस जब कॉमन लिया तो ये माइनस और माइनस आ गया, ओपन हो गया ब्रैकेट, तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें एक चीज पता है क्या, अगर हम लिखें इफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन गैसियस स्टेट, फिर क्या हो सकता है, अगर ये गैसियस स्टेट के अंदर होगा तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, तो केमिकल पोटेंशियल ऑफ एनी कंपोनेंट, देन केमिकल पोटेंशियल ऑफ एनी कंपोनेंट म्यू इज इक्वल्स टू, लिखते हैं म्यू नोट प्लस RTLNP, ऐसा लिखते हैं। देखो ये क्या हो गया, केमिकल पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड स्टेट, दिस इज द केमिकल पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है कि जब उसका जो पार्शियल प्रेशर हो, क्या हो, पार्शियल प्रेशर वो कितना होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये देखो सिंपल सा बात है, ये कह रहा है कि जो गिव्स फ्री एनर्जी होगी उस सब्सटेंस के पास, जो प्रोवाइड कर सकता है, कब, जब उसका जो पार्शियल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जिसका जो कंट्रीब्यूशन है प्रेशर के अंदर वो कितना होगा, 1 होगा। उस टाइम पे जो वो सब्सटेंस, ये जो कंपोनेंट के पास फ्री एनर्जी होगी उसको क्या बोल दूंगा मैं, स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल, यानी कि स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर जो उसके पास फ्री एनर्जी होगी। और फ्री एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी होती है जो यूजफुल वर्क, और यूजफुल वर्क कैसा, नॉन मैकेनिकल वर्क के लिए अवेलेबल होती है। तो ये उसका ये हो गया प्लस, लेकिन अब उसका प्रेशर मान लिया कि 1 नहीं हो 3 हो गया, तो अब वो नॉर्मल स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, तो उस टाइम पे उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, जो गिव्स फ्री एनर्जी होगी, वो क्या हो जाएगी, चेंज। क्योंकि देखो स्टैंडर्ड स्टेट 1 एटमॉस्फेयर पे इतनी है, अगर मैंने 2, 3, 4 या उससे कम कर दिया, 0.1, 0.5 कर दिया, तो ये म्यू जी के अंदर चेंज आ जाता। तो वो क्या हो गया, किस कैसे रिलेशन होता, तो कह रहा है कि जो टोटल वहां पे केमिकल पोटेंशियल उसका होगा वो ये स्टैंडर्ड स्टेट प्लस RTLNP, ये P क्या है, P इज द प्रेशर, वेयर P इज द प्रेशर, प्रेशर लिखते हैं इज द पार्शियल प्रेशर इन द मिक्सचर, जो भी उसका उस टाइम पे प्रेशर होगा उसको P से डिनोट किया हुआ है। तो अब हमें लिख सकते हैं क्या, कि अगर मैं म्यू लिखता, देयरफॉर म्यू ए को क्या लिख सकते हैं, म्यू ए इज इक्वल्स टू म्यू नोट ए प्लस RTLNP ए, क्योंकि प्रेशर किसका, ए का, ऐसे ही बी का, ऐसे ही सी का, एंड ऐसे ही डी का। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ म्यू ए म्यू बी म्यू सी एंड म्यू डी इन इक्वेशन 3। अगर 3 में हमने वैल्यू पुटअप की तो क्या आएगा, देखो सी था हमारे पास, सी तो यहीं पर है ऐसा, म्यू सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नोट सी प्लस RTLNP सी माइनस प्लस डी म्यू नोट डी प्लस RTLNP डी माइनस ए ब्रैकेट में म्यू नोट ए प्लस RTLNP ए माइनस बी म्यू नोट बी प्लस RTLNP बी, ये वैल्यू हो गई।
अब इसको ओपन कर ले, देखो इस सी वाले जिसमें टर्म है केवल म्यू नोट और ये वाले, इनको अलग रख ले तो क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा हमारे पास सी म्यू नोट सी प्लस डी म्यू नोट डी माइनस ए म्यू नोट ए माइनस बी म्यू नोट बी, ये ऐसा हो गया। अब दूसरी इक्वेशन को हम कैसे लिखें, ऐसे ही ये वाली आर टी वाले को प्लस सी आर टी एल एन पी सी प्लस डी आर टी एल एन, नीचे लिख देते हैं प्लस डी आर टी एल एन पी सी माइनस ए आर टी एल एन पी ए माइनस बी आर टी एल एन पी बी, ये हो गया। ऐसे ब्रैकेट में लगा लेते हैं सबको, ये प्लस के साथ ही था। तो क्या हुआ, देखो ये क्या हो गया, ये केमिकल, ये क्या था, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन किसमें, स्टैंडर्ड स्टेट में था। अगर ये स्टैंडर्ड स्टेट होती तो मैं इसके ऊपर नोट लगा देता, जी नोट प्रोडक्ट माइनस जीरो रिएक्टेंट, तो क्या हो गया डेल्टा जी नोट, तो दिस इज इक्वल्स टू, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नोट, क्या, दिस इज द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड स्टेट, दिस इज द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड स्टेट। तो ये इक्वेशन पूरी की पूरी यहां तक ये बन गई डेल्टा जी नोट। अब मेरे पास क्या आ गया, सी आर टी एल एन पी सी प्लस डी आर टी एल एन पी सी, ये माइनस ए और बी था, तो हम यहां से आर टी को कॉमन ले लेते तो प्लस क्या आ जाता, प्लस आर टी। अब क्या हो गया, यहां पर सी था तो यहां पर हम देखो प्लस आर टी, इसको क्या लिख सकते हैं, एल एन पी सी की पावर क्या चाहिए, सी, क्योंकि एल एन आगे आ गया तो सी को मैं ऊपर लेके जाऊं तो इसकी पावर में चला जाएगा, क्योंकि अगर वो लोग होता है ऐसे एल एन 2 की पावर 3, तो मैं 3 को क्या लिख सकता हूं, 3 एल एन 2 लिख सकते थे। तो अब ऐसे ही अब नहीं क्या किया, इस सी को जो वैल्यू थी पी सी के ऊपर चले गए यहां पर, ऐसे यहां से क्या बचेगा, आर टी को हमने कॉमन ही ले लिया यहां से सभी में, क्योंकि आर टी है, तो यहां से क्या बचेगा, एल एन, ये डी था बच्चे यहां पर केवल, तो क्या होगा प्लस एल एन पी डी की पावर डी माइनस एल एन पी ए की पावर ये ए माइनस एल एन पी बी की पावर पी, ये बचा। तो यहां से क्या आएगा, डेल्टा जी नोट प्लस आर टी। अब इसको ये एल एन था तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, एल एन ए माइनस बी क्या होता है, एल एन ए प्लस बी, सॉरी एल एन ए माइनस बी क्या होता है, एल एन ए माइनस बी, ऐसा अगर होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू एल एन ए अपॉन बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू एल एन पी सी की पावर सी इंटू पी डी की पावर डी डिवाइडेड बाई पी ए की पावर ए पी बी की पावर बी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है नेचुरल लॉग के अंदर, कि अगर हम बोले एल एन ए प्लस एल एन बी, दिस इज इक्वल्स टू एल एन ए इंटू बी हो जाता है। अगर ये माइनस होगा ऐसे ही एल एन ए माइनस एल एन बी, तो ये क्या हो जाएगा, एल एन ए अपॉन बी। बच्चे ये हो जाता है, ये मैथ में आपको फॉर्मूला मालूम है। तो अब यहां से ये हमारे पास हो गया, देखो तो यहां से हमारे पास किसके इक्वल थी, ये सारी की सारी वैल्यू आ रही है, लेकिन ये सब के सब किसके इक्वल थी, क्योंकि ये इक्वल्स था 0, तो ये सब कुछ किसके इक्वल्स था, दिस इज इक्वल्स टू 0, तो ये सब कुछ किसके इक्वल था, दिस इज इक्वल्स टू 0, ये सब कुछ किसके इक्वल था, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, ये दिस इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी नोट, ये पूरी की पूरी टर्म इस साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस आर टी एल एन पी सी की पावर सी पी डी की पावर डी डिवाइडेड बाई पी ए की पावर ए पी बी की पावर बी, ऐसा। अब क्या हुआ, इस आर टी को नीचे लेके आ जाते तो क्या आ जाता है मेरे पास, यहां से आ जाता है डेल्टा जी नोट अपॉन आर टी इक्वल्स टू डेल्टा जी नोट अपॉन आर टी इक्वल्स टू, ये या माइनस लिखो, इसके आगे यहाँ पे माइनस यहाँ पे लगा देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, एल एन पी सी की पावर सी पी डी की पावर डी डिवाइडेड बाई पी ए की पावर ए पी बी की पावर बी। अब देखो हमें पता है कि जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है ये टेम्परेचर, अब हमने बोला कि अंडर कांस्टेंट, ये केमिकल पोटेंशियल तो बोला था, केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट ए बी सी डी, ए बी द नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन यहां पे एक डिफाइन करना था कि अंडर कंडीशन ऑफ कांस्टेंट
टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन। ये डिफाइन करना जरूरी होता है, चाहिए लिखना था हम लोगों ने, तो इसके बाद यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन। क्यों? क्योंकि जिस म्यू को जब हम डिफाइन करते हैं तो दूसरी डेफिनेशन में हम क्या लिखते थे, म्यू इज इक्वल्स टू चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट अंडर टेम्परेचर, प्रेशर, और बाकी जो जे के एल मोल्स होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट। तो हम बोलते थे कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस का मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं, उसकी वजह से जो गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज में आएगा उसको मैं बोलता हूं केमिकल पोटेंशियल ऑफ दैट कंपोनेंट। तो म्यू आई है तो ये आई के रिस्पेक्ट में चेंज आना चाहिए, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर होता है। तो देखो क्या हुआ, तो अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट अंडर कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट, तो अंडर कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर, अब हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, तो डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा, क्योंकि जो जी डिपेंड करता है केवल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और प्रेशर पे। अब ये कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या लिख दिया, अंडर कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या, जी बिकम्स कांस्टेंट, जी बिकम्स कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो अब हम क्या लिख सकते हैं, तो ये आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, डेल्टा जी भी क्या हो गया, कांस्टेंट ही हो जाएगा, क्योंकि जी कांस्टेंट है तो गिव्स एनर्जी चेंज क्या कांस्टेंट। तो ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल देयरफॉर डेल्टा जी नोट अपॉन आर टी बिकम्स कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट आ गया तो इस कांस्टेंट को हमने बोल दिया लाइक दिस इज बाय केपी, ऐसा इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया केपी से, इस कांस्टेंट को, इस पूरे के पूरे कांस्टेंट। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, इस एल एन लिखा था, इस एल एन को भाई यहां पे ले आऊं तो क्या आ जाएगा, ई की पावर में, ई की पावर माइनस डेल्टा जी नोट अपॉन आर टी, ये ई की पावर में ये हट जाएगा तो यहां से क्या बचेगा, ये एल एन गायब हो जाएगा, तो पी सी की पावर सी, पी डी की पावर डी डिवाइडेड बाई पी ए की पावर ए इंटू पी बी की पावर बी, ये था यहां पर ऐसा। अब जो कांस्टेंट लिखा है ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ नेचुरल को हटा दूंगा तो ये ओवरऑल ई की पावर में भी तो कांस्टेंट ही है, तो इसी को हमने सारा का सारा, जब ये ई की पावर में जाएगा बच्चे, ये तो कांस्टेंट हमने लिख दिया, तो इस कांस्टेंट केपी को जब मैं रखता हूं जब ये ई की पावर में होता है, जैसे ई डेल्टा जी अपॉन आर टी, और यहाँ पे इसकी साइन कैसा है माइनस, तो अब ये कांस्टेंट की वैल्यू हमने ऐसा डिफाइन की, ध्यान रखना कि ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, लेकिन अब ये कांस्टेंट कब, जब मैं ई की पावर में कर दूं, क्योंकि मैं नेचुरल लॉ को, इस लॉ को हटा दूं तो ये आ जाएगा, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, केपी। तो अब ओवरऑल इस सारी की सारी टर्म को इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू के पी। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, के पी इक्वल्स टू पी सी की पावर सी, पी डी की पावर डी, पी ए की पावर ए, पी बी की पावर बी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इस तरीके से, या इसको ऊपर भी लिख देते हैं बच्चे इस साइड में, के पी इज इक्वल्स टू पी सी की पावर सी, पी डी की पावर डी डिवाइडेड बाई पी ए की पावर ए, पी बी की पावर पी। ये फाइनली ऐसा लिख दिया। लेकिन बच्चे अगर हम बात करें, क्योंकि हमने सभी के सभी गैसेस स्टेट में लिए थे, अगर हम बोल देते कि सभी के सभी सॉल्यूशन के अंदर था और हम कंसंट्रेशन टर्म यूज करते, तो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते थे, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नोट ए प्लस आर टी एल एन सी, ये ऐसा आ जाएगा। अब हमने जो वैल्यू पुटअप की थी म्यू नोट ए, म्यू की म्यू ए म्यू बी, अगर हम ए लिखेंगे तो ये ए के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, कंसंट्रेशन किसकी, ए टर्म की। तो फाइनली यहां प्रेशर टर्म की जगह क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन टर्म, एंड फाइनली वी गेट अगर हम यहाँ पे पी ए ऐसे लिखा था, म्यू बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ म्यू ए म्यू बी म्यू सी म्यू डी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, हमारी पी वाली टर्म किससे रिप्लेस हो जाएगी, कंसंट्रेशन से। अगर ये कंसंट्रेशन से हमने रिप्लेस कर दी तो फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको, अब ये कांस्टेंट जो केपी था उस कांस्टेंट को क्या लिख से रिप्रेजेंट कर देंगे, केसी से। तो केसी क्या आ जाएगा, सी की पावर ये कंसंट्रेशन ऑफ सी, ये डी वाले की पावर डी डिवाइडेड बाई सी, ए की पावर ए, सी बी की पावर बी। जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ओवरऑल हमने कुछ नहीं बोला था, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिखाते थे क्या भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यही तो दिखाते हैं, ए प्लस बी इट विल गिव सी प्लस डी। तो के की वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू डी डिवाइडेड बाई ए की और इंटू बी की। ये किसकी है, कंसंट्रेशन है, तो सी वाली टर्म यूज करता हूं। अगर ये प्रेशर होगा तो प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ डी, तो यही तो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, और जितना उसके आगे कोफिशिएंट लिखा होगा वो उसकी पावर में चला जाता है। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा
thermodynamic law of chemical equilibrium. Event of isotherm इवेंट ऑफ आइसोथर्म इक्वेशन क्या होती है बच्चे? देखो, इसके लिए हम लोगों को एक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शंस को समझना पड़ेगा. एक लिखते हैं हम लोग जैसे ए प्लस बी सी प्लस डी एंड डी. ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. दिस इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन इन केमिकल इक्विलिब्रियम. अब इसका मीनिंग हो गया कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट के. अब यहीं पे सेम हमने माना था, वैसे ही बोलेंगे जैसे हम लोगों ने इसका जो डेरिवेशन है जो हमने किया था किसका? थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, वैसे ही सेम है. तो अब यहाँ पे लिखेंगे लेट म्यू ए, म्यू बी, म्यू सी एंड म्यू डी बी द केमिकल पोटेंशियल of the species या of the component A, B, C and D under conditions of constant temperature, pressure and composition. और यहां पर A, B, C and D ये स्मॉल वाले क्या है? इसके नंबर ऑफ मोल्स. तो फिर हम यह लिख सकते हैं देयरफॉर गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितनी हो जाएगी? ये भी हमने किया था क्या? A इंटू म्यू ए प्लस बी इंटू म्यू बी. ऐसी जब गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी? C इंटू म्यू सी प्लस डी इंटू म्यू डी. तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी क्या? गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन. दिस इज इक्वल्स टू क्या? समेशन जी प्रोडक्ट माइनस समेशन जी रिएक्टेंट. फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तो क्या हो जाएगा? डेल्टा जी इक्वल्स टू, वैल्यू पुटअप कर दें, सी म्यू सी प्लस डी म्यू डी माइनस ए म्यू ए माइनस बी म्यू बी. अब वही सेम चीज लिखें. कैसे? कि अब मैं म्यू ए म्यू बी की वैल्यू पुटअप करते हैं एंड वी नो दैट if all the components are gaseous, then chemical potential of any component is mu is equals to mu naught प्लस RT/LNP. अब यहां पे वही था म्यू नोट ए, ये क्या हो जाएगा? म्यू नोट इज द स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल. ये केमिकल पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड स्टेट, ये लिखा था. इट इज केमिकल पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड स्टेट. स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या था? जब पार्शियल प्रेशर कितना होगा? व्हेन पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर. लेकिन अगर हमने बोला कि P क्या है? प्रेशर, उसका पार्शियल प्रेशर है, लेकिन ये किसी भी कंडीशन पर है, किसी भी टाइम पे है जब केमिकल क्या किस पे हो, जब उसका जो पार्शियल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर नहीं है. ये P क्या है यहां पर? तो P को हम लिख सकते हैं, इट इज द पार्शियल प्रेशर एट एनी स्टेट अदर देन इक्विलिब्रियम स्टेट.
कह रहा है कि इस केस में आपने ध्यान रखना चाहिए, कह रहा है कि जो P है ये पार्शियल प्रेशर होगा, लेकिन ये किसी भी टाइम के ऊपर है जब मेरी केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुई थी, किसी भी टाइम पे, स्टार्टिंग पे, बाद में, यानी कि इस टाइम के ऊपर ये ऐसा टाइम है जब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सेम नहीं। तो अगर मैं इसकी वैल्यू की वैल्यू पुटअप कर दे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन में, अगर वैल्यू इसको 1 पुट दे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू क्या, सी म्यू नोट सी प्लस आर टी एल एन पी सी प्लस डी म्यू नोट डी प्लस आर टी एल एन पी डी माइनस ए म्यू नोट ए प्लस आर टी एल एन पी ए माइनस बी म्यू नोट बी माइनस आर टी एल एन पी बी। ये हो गया। अब देखो बच्चे, ये सेम बाहर निकाल लें अगर, तो हम यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू सी म्यू नोट सी प्लस डी म्यू नोट डी माइनस ए म्यू नोट ए माइनस बी म्यू नोट बी। ये सारी की सारी इक्वेशन हो जाएगी इक्वल्स टू डेल्टा नॉट जीरो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। और ये जो ऊपर वाला था आर टी वाला भी हमने लिखा था, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर टी एल एन पी सी की पावर सी इंटू पी डी की पावर डी पी ए की पावर ए पी बी की पावर बी, ये ऐसा लिखा था। तो यहां पे इसको क्या मिलेगा, देखो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन अब एक ही चीज ध्यान देने की है बच्चे, क्या कि यहां पर हम इसको जो ये सारी की सारी वैल्यू हैं, हम लोगों ने जब हमारा थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम किया था, वहां पर हम लोगों ने क्या लिखा था, इस वाली टर्म को इक्वल्स टू क्या लिखा था, इस वाली टर्म को हमने, ये हमारा आंसर आ गया दिस इज इक्वल्स टू केपी, क्योंकि ये डेल्टा जी जीरो हो गया था, ये इस साइड आके माइनस की बन गई थी टर्म, ये भी हमारी माइनस, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने किसके इक्वल आया था, ई की पावर माइनस डेल्टा जीरो नोट अपॉन आर टी के इक्वल आ गया था ये सारा का सारा, क्योंकि नेचर लॉ को भी हटा के ये इसके इक्वल आ गया था, और इसको हमने लिख दिया था दिस इज इक्वल्स टू केपी एस। तो ये वाली टर्म केपी के इक्वल बन गई थी। लेकिन अब एक चीज ध्यान देने की कि यहां पर ये केपी जब लिखते हैं, इसका मतलब ये पार्शियल प्रेशर रिप्रेजेंट करेगा, या इसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट करता हूं, तो दो चीजें होगी, इस टर्म को पी सी की पावर सी पी डी की पावर डी ए की पावर ए पी बी की पावर बी, इसको मैं केपी रिप्रेजेंट करता हूं। अगर ये पी सी इफ इट रिप्रेजेंट, इफ पी सी पी डी पी ए एंड पी बी रिप्रेजेंट पार्शियल प्रेशर, रिप्रेजेंट पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि इक्विलिब्रियम मेंटेन है आपका उस टाइम पे जो पार्शियल प्रेशर होगा सभी का ए बी सी डी का, तो उसके रेशियो को मैं केपी से लिख दूंगा। अगर ये बोला कि अगर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया था कि जो यहाँ पर पी अगर मैंने बोल दिया यूज किया है कि वो अदर देन इक्विलिब्रियम स्टेट था, तो अब इस कांस्टेंट को जो इसका रेशियो आएगा ये कांस्टेंट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे इन सभी का कंट्रीब्यूशन फिक्स रहेगा, वो फिक्स ही रहेगा, तो ओवरऑल सारी चीजें क्या हो जाएंगी कांस्टेंट, इसको क्यों लिखा, तो ये क्या है, रिप्रेजेंट पार्शियल प्रेशर एट अदर स्टेट अदर देन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के अलावा, तो अब इस रिएक्शन के अंदर इसको देयरफॉर वी कैन, इसको मैं रिप्लेस कर दूं किससे, क्यू से, क्यू इज ए कांस्टेंट, क्यू पी लिख देते हैं, इसको रिएक्शन कोशेंट बोल देते हैं, रिएक्शन कोशेंट, दिस इज रिएक्शन कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है ये भी, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर, QP इज कांस्टेंट, तो QP इज रिएक्शन कोशेंट एंड इट रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स एट एनी स्टेट अदर देन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो किसी भी टाइम पे किसी भी स्टेट के ऊपर जो ये रेशियो होगा हमारे पास, उसको हम बोलेंगे QP से रिप्रेजेंट। अगर बोलते कि पार्शियल प्रेशर रिप्रेजेंट करता है और इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर जब वो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया उस टाइम पे करते, तो इसी को मैं KP से रिप्रेजेंट करता। तो ओवरऑल ये इक्वेशन क्या बनेगी, देयरफॉर डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G नोट प्लस RT/LN/QP। तो ये जो इक्वेशन बन गई इसी को हम बोलते हैं वेंट होफ आइसोथर्म।
क्यों? क्योंकि हम ये सारी की सारी जो कंडीशन करवा रहे बच्चे कांस्टेंट किस पे करवा रहे हैं, टेम्परेचर पे करवा रहे हैं। तो अब यहाँ पे बोल दिया दिस इज वेंट ऑफ इक्वेशन, दैट इज वेंट ऑफ आइसोथर्म या वेंट ऑफ इक्वेशन आइसोथर्म। तो ये याद रखना है कि क्यूपी क्या है बच्चे, ये रिएक्शन कोशिएंट हो गया, यानी कि ये रेशियो है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का। ये कंसंट्रेशन की टर्म में क्यूसी लिखते, अगर कंसंट्रेशन टर्म होती है, अगर प्रेशर की टर्म में लिया हम लोगों ने तो क्यूपी। बच्चे इसके बाद हमारे पास आता है वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर। तो इवेंट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर क्या बताता है, इट गिव्स एग्जैक्ट वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर। as equilibrium constant depends only on temperature। देखो बच्चे क्या बोल रहा है, अभी हमने किया था, जब हमने किया था थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम किया था, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हमने एक इक्वेशन निकाली थी, क्या देखो ऐसा आया था कि हमारे पास आया था कि ई की पावर माइनस डेल्टा जी नोट अपॉन आर टी इक्वल्स टू पी सी की पावर सी पी डी की पावर डी पी ए की पावर ए पी बी की पावर बी, कुछ ऐसा आया था। अगर इससे एक स्टेप पीछे चलते तो हमारे पास क्या आया था, डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन, ये पी सी की पावर सी पी डी की पावर डी पी ए की पावर ए पी बी की पावर बी आया था। हमने आर टी को इसके नीचे लिया है और जब इसका एंटी लॉग ले लेंगे तो ये बन जाएगा क्या, डिवाइड इसको आर टी साइड लेके आए और टेकिंग एंटी लॉग ले लेते तो मेरे पास ये आ जाता, क्योंकि हमने इस लॉग को हटाएंगे एंटी लॉग से तो ई की पावर में चला जाता। अब बोला था कि जो यहाँ पर क्या कि ये जो गिव्स फ्री एनर्जी है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर फिक्स हो गया तो इस सभी को हमने कांस्टेंट बोल दिया, दिस कांस्टेंट विल बी केपी। तो केपी इसका मतलब ये जो हुआ था मेरे पास ये सब किसकी इक्वल वैल्यू आ गया, ये केपी के इक्वल है। तो ओवरऑल ये वाली टर्म पूरी की पूरी इसके इक्वल आ गई, केपी के टर्म के इक्वल आ गई, ये वाली भी टर्म भी। तो अगर मैं इस केपी इस पूरी की पूरी को, यानी कि अब हम बता सकते हैं हम केपी कब लिख सकते थे, अब ये जो पार्शियल प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी डी ए और बी, ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट के पार्शियल प्रेशर ना होते तो हम इसी को हम क्यूपी से रिप्रेजेंट करते। ये हमने वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म में देखा था। तो ओवरऑल अगर मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इसको मैं अब मैं कांस्टेंट मान दिया, और ये क्या है, इसको मैं केपी को बोलता था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर हम जो कांस्टेंट दिखाते हैं उसको केपी से बोल सकते हैं, इन टर्म ऑफ प्रेशर इन केसी बोल सकते हैं, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि ये तो हमने सबसे पहले किया था कि मैं किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम को जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते उसको अलग अलग टर्म में निकाल सकते हैं, के ए में एक्टिविटी की टर्म में, के एक्स इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन की टर्म में। तो यहाँ से क्या आ गया था, डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के पी भी लिख सकते थे बच्चे ऐसा। तो ओवरऑल हमें पता चला कि जो ये जी डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कांस्टेंट तो ये जी कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट ओवरऑल टर्म कांस्टेंट होगी तो हमने एक ओवरऑल कांस्टेंट लिख दिया, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल दिया। तो मेरे पास अब क्या हो गया, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, केवल टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। तो हमने लिखा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हम देखना चाहते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट आएगा। और सेकंड इसी से हमने एक ये रिलेशन निकाल दिया था, अगर मैंने लिखा नहीं था वहां पे, अगर हम रिलेशन देखते विद गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, दिस इज द रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड स्टेट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये किसकी टर्म में, पार्शियल प्रेशर यानी कि ये केपी की टर्म में। तो ये रिलेशन हो गया क्योंकि इसका हम यूज करने वाले, ये अलग नहीं था, ये सेम ही था। हमने इस टर्म को यूज किया था वहां पर, केवल इसी टर्म के लिए लिखा था, इस तरीके से लिखा था हम लोगों ने, केपी इक्वल्स टू इस तरीके से। तो अगर मैं ये वैल्यू केपी इसमें इक्वेशन में पुटअप कर देता एक स्टेप पहले वाली में, तो ये इक्वेशन आ जाती मेरे पास। तो यहां पर अब हमें पता चला है कि क्या अगर हम वेरिएशन देखना चाहें तो ये बताएगा वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर। तो अभी हम लिख सकते हैं वी नो रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एंड स्टैंडर्ड gives free energy change, standard gives free energy change and
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज क्या, डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के पी। अब ये लिखेंगे बच्चे, अब हमें कोई केमिकल इक्विलिब्रियम लिख के इसको ड्राइव करके नहीं दिखाना, ये हम ड्राइव कर चुके हैं थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पे। अब ये इक्वेशन बन गई, इसको मैं बोल सकता हूं इक्वेशन 1, क्योंकि इन दो के ये स्टैंडर्ड गिव्स इन स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर रिप्रेजेंट करता है, गिव्स टोटल गिव्स फिर चेंज इन द स्टैंडर्ड स्टेट, केपी द ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। जब पार्शियल प्रेशर किसके होंगे, तो अब पार्शियल प्रेशर होंगे केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद। तो अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, क्या, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या करें, करली डेल्टा जी नोट अपॉन करली टी, क्योंकि प्रेशर की टर्म कांस्टेंट कर दी तो पी बाहर, तो करली टर्म यूज करेंगे। ये क्या आ जाएगा, माइनस आर एल एन के पी माइनस आर टी डी एल एन के पी बाय डी टी। बच्चे ये देखो, ये बचेगा हमारे पास यहाँ से, जब इसको हम एक बार टी के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर दें। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई एक बार टी के रिस्पेक्ट में करूँगा तो 1 हो जाएगा, तो माइनस आर एल एन के पी, और एक बार इसके रिस्पेक्ट में करूँगा डी टी, तो ये आ गया। अब क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय टेम्परेचर, टी से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, टी करली डेल्टा जी नोट अपॉन करली टी पी माइनस आर टी एल एन के पी माइनस आर टी स्क्वेयर डी एल एन के पी बाय डी टी। क्यों, क्योंकि ये देखो क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नोट माइनस डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के पी। तो पुटिंग द वैल्यू, अगर मैं वैल्यू पुट अप करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, तो टी करली डेल्टा जी नोट अपॉन करली टी पी, अरे ये इसके साथ ऐसा ऐसा ब्रैकेट में लिखते हैं चाहिए एक और ऐसा, इक्वल्स टू क्या, डेल्टा जी नोट माइनस आर टी स्क्वेयर डी एल एन के पी बाय डी टी। तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में अब हम एक इक्वेशन का यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। वो क्या होती थी, एंड वी नो दैट गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन वो क्या बताती है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। जब मैं इस एंट्रोपी की वैल्यू पुट अप कर देता हूं इन टर्म्स ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी, तो ये क्या बन जाती है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी करली डेल्टा जी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट। अब ये क्या हो गया, ये वैल्यू प्लस में आ जाती है जब हम इसको किस में रखते हैं, डेल्टा जी नोट की टर्म में रखते हैं। तो ओवरऑल अगर हम यहीं पे लिखें, अब देखो गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन gives Helmholtz equation in terms of standard state, तो क्या करेंगे, इन सभी के ऊपर हम जीन लगा देंगे, नोट लगा, डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू डेल्टा एच नोट माइनस टी, क्या ऐसा करली डेल्टा जी नोट अपॉन करली टी एट कांस्टेंट पी, ये ऐसा आ जाएगा बच्चे हमारे पास। ये अब क्या हो गया, देखो ये वाली टर्म थी साइड, ये प्लस में टर्म बन गई हमारे पास, तो ये प्लस में लेके इसके इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, सो टी करली डेल्टा जी नोट अपॉन करली टी पी इक्वल्स टू क्या, डेल्टा जी नोट माइनस डेल्टा एच नोट। अगर इस इक्वेशन को मैं एक नाम बोल देता हूं कि इक्वेशन ये 2, ये यहाँ पे इक्वेशन 2 इसको, तो अब क्या लिखा था, पुटिंग दिस वैल्यू एंड पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 में रखे तो क्या आ जाएगा, ये इसकी जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नोट माइनस डेल्टा एच नोट इक्वल्स टू डेल्टा जी नोट माइनस आर टी स्क्वेयर डी एल एन के पी बाय डी टी। ये डी एल एन के पी बाय कंप्लीट के क्या आ जाएगा, डी टी। अब डेल्टा जी नोट से डेल्टा जी नोट कटेगा तो यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा एच नोट इक्वल्स टू आर टी स्क्वेयर डी एल एन के पी बाय डी टी। तो बच्चे यहां से मैं डेल्टा एच नोट, ये डी एल एन के पी बाई क्या हो गया, डी टी आ गया। अब डेल्टा एच नोट के नीचे क्या लिया है, आर टी स्क्वेयर, तो मेरे पास फाइनली क्या बनेगा, यहां से डेल्टा एच नोट अपॉन आर टी स्क्वेयर इक्वल्स टू डी एल एन के पी बाय डी टी।
तो ये क्या होगी, इवेंट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर। तो यहां पर बच्चे जो डेल्टा एच नोट है ये जनरली क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, दिस इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। और नॉर्मली क्या है, अगर हम स्पेसिफाई नहीं करते तो इसको डेल्टा एच नोट को हम इक्वल्स टू डेल्टा एच लिख देते हैं कि अब हम यहां पर क्या है, ये नॉर्मल फॉर्म है, तो इसी को हम लिख सकते हैं दूसरा DLNKP बाय dt, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। तो यही क्या है, इवेंट ऑफ इक्वेशन आइसोकोरी है, लेकिन ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में नहीं है। तो इन ऑन इंटीग्रेशन या ऑन इन इंटीग्रेटेड फॉर्म, इन इंटीग्रेटेड फॉर्म इट कैन बी रिटन एज कैसे, देखो अगर इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म हमने निकालनी है बच्चे, 3 को इसको मैंने 4 बोल दिया, ये दोनों सेम ही है। यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज लिखते हैं, लेकिन अब उसी को अगर हम स्टेट को डिफाइन ना करें तो उसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच के इक्वल होगा, तो ये डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे जो ऑन इंटीग्रेटेड फॉर्म इट कैन बी रिटन एज कैसे कि लेट KP1 बी द KP1, ये KP छोटा नीचे KP1 बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, कि T1 जब टेम्परेचर था तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने क्या बोल दिया, T1, और जब यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड KP2 बी द, ये नीचे P लगाते हैं, K2 बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2, क्योंकि अब हमने पहले बता दिया, क्योंकि टेम्परेचर को वेरी करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो सकती थी, हम लोगों ने यही पहले ही लिखा हुआ, यही चीज वेरिएशन बताता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब इसी इक्वेशन को इंटीग्रेशन करेंगे, तो किससे, तो हम लिख सकते हैं DLNKP इंटीग्रेशन से, किससे, KP1 से KP2 तक, दिस इज इक्वल्स टू क्या, डेल्टा एच अपॉन आर इंटीग्रेशन क्या, डेल्टा एच अपॉन आर आ गया 1 अपॉन टी स्क्वेयर इंटू डी टी, और ये T1 से T2 टेम्परेचर। जब इसका इंटीग्रेशन करते तो मेरे पास क्या आता है, D से इंटीग्रेशन कट जाएगा, तो यहां से ये हमारे पास आता है LNKP, KP1 से KP2, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, और माइनस आ जाएगा अपॉन आर, और ये क्या आएगा 1 अपॉन T1 से T2, तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा 1 अपॉन T1 से T2। तो बच्चे देखो क्या, इसको मैं करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, LN KP2 डिवाइडेड बाई KP1, दिस इज इक्वल्स टू, माइनस है तो अब ये क्या होगा 1 अपॉन T2 माइनस T1 आता, तो इसको क्या लिखते थे, डेल्टा एच अपॉन आर, क्योंकि जब ये करूंगा तो क्या आता 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, लेकिन माइनस को 1 लूंगा तो ये इसको माइनस हो जाएगा, ये प्लस टर्म हो जाएगी, तो ओवरऑल यहां से क्या लिख सकते हैं, प्लस वाली टर्म को करेंगे तो ये 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये लिखना पड़ेगा। अगर माइनस लिखूंगा तो 1 अपॉन T2 माइनस T1 लिखना पड़ेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू LN KP2 अपॉन KP1 डेल्टा एच अपॉन आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, ये आ गया। अगर इसको हम लॉग की फॉर्म में लिखें तो क्या आएंगे, लॉग ऑफ KP2 डिवाइडेड बाय KP1 इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, तो ये हमारे पास इक्वेशन है बच्चे, क्या, वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर इंटीग्रेटेड फॉर्म। ये क्या बताता है, ये बताता है कि अगर हमारे पास एक टेम्परेचर है तो वहां पे कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी, फिर दूसरा टेम्परेचर है तो वहां पे कुछ कांस्टेंट होगी, तो कैसे वेरी करता है, अगर हमारे पास 2 टेम्परेचर गिवन हो और एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो दूसरे टेम्परेचर पे मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकता। सेम ऐसा ही हम लोगों ने किसमें किया था, जब हम लोगों ने अपना क्लैसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन किया, तो सेम है, दोनों के दोनों इक्वेशन सेम आते हैं, लेकिन वहां पर क्लैसियस क्लेपेरॉन में K नहीं है, वहां पे केवल P2 अपॉन P1 है, यहां पर और उसमें एक डिफरेंस है, क्योंकि जो क्लैसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन थी वहां पर हम लोगों ने एक ही केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए तो अप्लाई किया था, केमिकल इक्विलिब्रियम तो एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन वो सॉलिड और लिक्विड के लिए कर रहा था, लिक्विड या वेपर के लिए कर रहा था, एक ही सब्सटेंस था वहां पर हमारे पास, सॉलिड और लिक्विड, यानी कि 2 फेज के लिए कर रहा था और एक ही सब्सटेंस था।
तो दोनों फेज में उस सब्सटेंस के अलग अलग प्रेशर होगा, तो हमने P1 बोल दिया, एक को क्या बोल दिया था, P2 बोल दिया था। लेकिन यहां पर एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर क्या बोला है कि वहां पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक अलग कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, दूसरे टेम्परेचर पे अलग, तो हमने P1 को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। यहां पर ज्यादा डिफरेंस नहीं था, वो सेम ही था, वो भी इक्विलिब्रियम के लिए था, ये भी इक्विलिब्रियम, वो फेज के लिए था लेकिन ये केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए था। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बच्चे एक चीज ध्यान देनी है आप लोगों ने, क्या कि ये तो हमने Kp की टर्म में लिखा, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। हमने लिखा था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उसको आप Kp की फॉर्म में लिख सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन की टर्म में, एक्टिविटी की टर्म में, मोल फ्रैक्शन की टर्म में। अगर आप इसको Kc की टर्म में लिखते, किसकी टर्म में, Kc की टर्म में लिखते, तो हम क्या लिख सकते थे इसी को, log ऑफ ऐसा, log ऑफ Kc2 Kc1, ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन 1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन 2, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा म्यू अपॉन 2.303 R। ये यहां पर हम जहां पे एंथैल्पी चेंज लिखते हैं, यहां पे हम इंटरनल एनर्जी चेंज लिखते हैं, और ये T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, ये टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन बताती है इन टर्म्स ऑफ जब हमारा जो रिएक्शन होगी सभी की सभी उसमें सॉल्यूशन में होगी, और हमारी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कंसंट्रेशन के टर्म में होगा। तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंसेंट, ये क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टेम्परेचर when the equilibrium constant is in terms of concentration। और ये क्या बताता है, जब मेरा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किसकी टर्म में, प्रेशर की टर्म में था, यानी कि सारे के सारे रिएक्टेंट और गैसेस कैसे थे, प्रोडक्ट। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास, क्या ये और ये हमारे पास, तो आपके एग्जाम में एक ही आएगा, तो आप ये लिखते हो, इस टर्म में ड्राइव करके आपको लिखना है वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर के अंदर कि क्या रिलेशन होता है, और फाइनली ये रिलेशन आएगा। तो यहाँ पर अगर आप डेल्टा H नोट लिख सकते थे, वहाँ पे हम लोगों ने जब हम ये किया था क्लैसियस क्लेपेरॉन, तो वहाँ पे हमने एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू यूज की थी। यहाँ पर ये एंथैल्पी चेंज हम बोलते हैं, और जनरली क्या ये दोनों वैल्यू नियरली हम क्या दिखाते हैं, सेम दिखाते हैं। तो इस डेल्टा H नोट को किससे रिप्लेस कर सकते थे, डेल्टा H से। अगर वो स्पेसिफाई करके लिखता है तो यहाँ पर H की जगह क्या लिखूंगा, स्टैंडर्ड स्टेट होगी, तो डेल्टा H नोट ही लिखना पड़ेगा और बाकी कोई चेंज नहीं। तो ये था हमारे पास वेंट ऑफ रिएक्शन आइसो